Hello everyone, welcome in the third class of the chapter Our Environment. We already discussed most of the topic of this chapter in our previous classes. Now this is going to be the last class of this chapter. In this chapter, we will cover the topics like biological magnification, eutrophication, and some environmental problems that is related to the ozone depletion and waste management. Now, our first topic is biological magnification, or also known as biomagnification. Now, what is biomagnification? It is the increasing concentration of the toxic substances in the organism as trophic levels. ओके मतलब कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन टू सेकेंडरी कंज्यूमर, जो टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है. जैसे कि प्रोड्यूसर के पास 0.4 ppm टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 0.33 ppm हो जाएगा. मतलब कि प्रोड्यूसर से अगर आप प्राइमरी कंज्यूमर को कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर में टॉक्सिक लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. अब ये क्यों बढ़ता है? ठीक है, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन. ओके, देखिए, बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. और कैसे सब्सटेंस होते हैं वो? जैसे कि पेस्टिसाइड्स, DDT, मतलब कि जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं हम उन्हीं को टॉक्सिक सब्सटेंस कंसिडर करते हैं. ठीक है, और ये क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अगर प्रोड्यूसर में ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बॉडी से डिग्रेड नहीं हो पाता, वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाता. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंट होता है. और क्यों परसिस्टेंट होता है? क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है. वाटर सॉल्युबल होगा तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ये जो DDT और पेस्टिसाइड्स होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. तो जब वो इनसॉल्युबल होते हैं तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, वो बॉडी में परसिस्ट करने लगते हैं, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं. ठीक है, और इससे होता क्या है? इससे फूड चेन जो है वो एनर्जेटिक हो जाती है. ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे वाटर में 1 ppm प्रेजेंट था, वाटर में 1 ppm कंसंट्रेशन प्रेजेंट था. ठीक है, तो उस वाटर से प्रोड्यूसर में कितना आ गया? 1000 ppm आ गया. ओके, अब प्रोड्यूसर से जू प्लैंक्टॉन्स में 10,000 हो गया, स्मॉल फिशेस में उससे ज़्यादा बढ़ गया, और लार्ज फिश में अप्रॉक्सीमेट 1 लाख हो गया, और फिश ईटिंग बर्ड्स में 10 लाख तक ये बढ़ जाता है. ठीक है, ये तो हुआ एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात. अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर एक फूड चेन को हम कंसिडर करें स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास, और ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर. और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग. और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. और स्नेक को खाएगा ईगल. ये हमारी एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको देखने को मिल सकती है. अब अगर हमने ग्रास को ग्रो कराने के लिए
कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र दिया तो वो ग्रास में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये 0.1 ppm एब्जॉर्ब हुआ है। हम कितना मान के चलते हैं कि ये 0.1 ppm एब्जॉर्ब हुआ है। अब अगर ग्रास हॉपर 10 ग्रासेस को भी खा ले, एक ग्रास हॉपर ग्रासेस की 10 लीव्स को खा ले, तो उसमें कितने टाइम्स वो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएगा? वो हो जाएगा 0.1, वो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ppm। 1 ppm हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, अगर फ्रॉग 2 ग्रास हॉपर भी खाता है, एक ग्रास हॉपर में 1 ppm टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, और अगर फ्रॉग 2 ग्रास हॉपर खाता है एक दिन में, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2 ppm। 2 ppm हो जाएगा। अगर स्नेक, हम मान लेते हैं कि अगर स्नेक 2 फ्रॉग को खा लिया, तो उसके पास कितना टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाएगा? 2 इंटू 2 एंड दैट विल इक्वल टू 4 ppm। और ईगल कितने स्नेक को खा ले? अगर ईगल 5 स्नेक को भी खा लेगा, तो ईगल के पास कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये 5 है, दैट इज़ इक्वल टू 20 ppm। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रास के पास 0.1 ppm था, मतलब सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन जो केमिकल्स का था, जो इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का था, वो ग्रास में था। अब उस ग्रास से ग्रास हॉपर में बढ़ गया, 1 ppm हो गया। ग्रास हॉपर से फ्रॉग में 2 ppm हो गया, और फ्रॉग से स्नेक में 4 ppm हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने 10, 2, 2 और ये 5 क्या है? ये क्या है? ये नंबर हैं किसके? दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो इससे हम ये पता चला कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ये जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल के केस में देखें तो ग्रास T1, ग्रास हॉपर T2, फ्रॉग T3, स्नेक T4 और ईगल T5, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस है वो बढ़ता जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। Okay, what is the definition of biomagnification? The successive increase of the harmful toxic substances from one trophic level to another is known as biological magnification. अब आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कम होता है, और जो हायर ट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं, उनमें जो सब्सटेंस होता है टॉक्सिक सब्सटेंस वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ईगल में ये टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो टॉप कंज्यूमर है, और ग्रास में सबसे कम होगा क्योंकि वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट द टॉप कंज्यूमर्स हैव हायर अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो आप कोई भी एक फूड चेन लेकर बता सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम, ग्रास को
कोई भी खा सकता है, सपोज डियर को लॉयन खा सकता है। तो लॉयन में भी टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होगा और ग्रास में सबसे कम होगा। इसमें सबसे कम होगा और लॉयन में सबसे ज़्यादा होगा टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, एक और हम फूड चेन कंसिडर कर लेते हैं। ग्रास, और ग्रास को गोट खाएगा, और अगर गोट को ह्यूमन खाएंगे, क्योंकि ह्यूमन तो कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर, बेटर टू से ओमनिवोर होते हैं, सॉरी। तो अगर ग्रास में 1 ppm है और 100 ग्रास की लीव्स गोट ने खा ली तो कितनी हो गई? 1 × 100, तो कितना हो गया? 100 ppm। और अगर इस गोट को ह्यूमन खा लेगा तो ये पूरा का पूरा टॉक्सिक सब्सटेंस किस में आ जाएगा? ह्यूमंस में आ जाएगा। और ह्यूमन सिर्फ गोट ही नहीं खाता, ह्यूमन कोई और प्लांट भी तो खा सकता है। सपोज जो कोई और प्लांट खाया तो ह्यूमन को हम ये कहते हैं कि ये टॉप कंज्यूमर है और इसके पास सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज़ यूट्रोफिकेशन, ऑल्सो नोन एज एजिंग ऑफ लेक। यूट्रोफिकेशन क्या है? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ आपको फिश दिख रही है, इसका मतलब ये कोई एक्वेटिक हैबिटेट है। और आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन ग्रीन पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो पैचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये एल्गी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ये एल्गी से कवर्ड है और ये फिश मर चुकी है। तो ऐसा ही होता है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में, इसको हम कहते हैं एजिंग ऑफ लेक, जिसमें हमारा पूरा का पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आते हैं हम यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन में। अगर आप डेफिनेशन से देखेंगे तो आपको यूट्रोफिकेशन ये बता रहा है कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ नेचुरल वेस्ट इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ नेचुरल वाटर, मतलब नेचुरल वाटर में न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो कि नेचर द्वारा किया जाता है, और एंथ्रोपोजेनिक जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हम भी पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूटेंट होता है उसको हम डायरेक्टली डंप कर दें, ठीक, एक्वेटिक एरिया में, तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब यूट्रोफिकेशन होता कैसे है? यूट्रोफिकेशन में कुछ न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट का एडिशन होता जाता है। मतलब कि एक हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट है, उसमें आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को ऐड करते जाइए, तो क्या हो जाएगा? तो इस एरिया में, इस एक्वेटिक हैबिटेट में इन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? उससे एल्गी ग्रो करने लगेगा। अब वहाँ न्यूट्रिएंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वहाँ पे सनलाइट आ ही रही है तो वहाँ पे एल्गी ग्रो करने लगेगा। अब एल्गी ग्रो करने लगेगा तो क्या होगा? जब एल्गी ग्रो कर जाएगा वहाँ पर,
तो वो पूरा का पूरा एरिया को कवर कर लेगा। आपको मैं इस डायग्राम से बताती हूँ। ये देखिए, न्यूट्रिएंट आया कहाँ, इस एक्वेटिक एरिया में, पूरी की पूरी एल्गी ग्रो कर गई, और जब एल्गी कवर कर लेगी पूरे के पूरे सरफेस को तो हम उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम हो गया। अब सोलर एनर्जी आ रही है, लेकिन एल्गल ब्लूम के कारण वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, और जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। इस एक्वेटिक एरिया के अंदर जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे, और धीरे धीरे ये एल्गी डिकम्पोज होगा, एल्गी डिकम्पोज होगा, प्लांट डिकम्पोज होंगे, तो उस एक्वेटिक एरिया में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। कंसंट्रेशन कम होने लगेगा तो फिर ये फिशेस मर जाएंगी। जितनी भी फिशेस हैं या जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो एक्वेटिक हैबिटेट था हमारा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि किस तरीके से यूट्रोफिकेशन होता है। एक और मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ ना। होता क्या है, टू मेनी न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द वाटर, एल्गी ओवरग्रोज, एल्गी इवेंचुअली डाइज, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं और सारा का सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं। जब सारा का सारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज़ कर लिया तो फिशेस और अदर एनिमल के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचा, और धीरे धीरे वाटर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये स्टेप्स ध्यान रखिएगा आप, इसीलिए इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक। यहाँ भी आप देख सकते हैं, हमने न्यूट्रिएंट दिया नाइट्रोजन और फास्फोरस, एल्गी ग्रो कर जाएगा बहुत ही फास्ट रेट से, पूरा का पूरा एल्गी उस सरफेस को कवर कर लेगा, तो हम उसको बोलेंगे एल्गल ब्लूम हो गया। एल्गी अगर डिस्ट्रॉय होता है या प्लांट, सनलाइट मिल नहीं रही है प्लांट को, तो प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हो स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, देन जो बैक्टीरिया है वो सारा का सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मर जाएंगे, और हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के। सेम चीज़ इसमें बता रहे हैं कि जो ग्रासेस सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, ये ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर एल्गल ब्लूम, अगर एल्गी डाई करते हुए यहाँ आ जाएगा, यहाँ डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स कहाँ है? तो सोर्स जो होता है वो दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है पॉइंट सोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है रन ऑफ। अब पॉइंट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स जैसे अगर इंडस्ट्री डायरेक्टली अपना जो भी वेस्ट है वो इस लेक में डंप करना स्टार्ट कर दे, जो भी सीवेज है वो डायरेक्टली इसमें डिस्चार्ज हो जाए, तो उसको पॉइंट सोर्स कहेंगे। अब रन ऑफ क्या है? हम जो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो वाटर डिस्चार्ज होते हुए और बहते हुए इस एक्वेटिक हैबिटेट में आके मिल जाए तो वो भी एक सोर्स होगा, ठीक है। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ द नाइट्रोजन और फास्फोरस, पॉइंट सोर्स जो कि इंडस्ट्री और सीवेज है, और रन ऑफ जो कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड से होता है। अब हम आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में। आपके कोर्स में दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। पहला, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल।
ठीक है। अब आते हैं ओजोन। ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन। आप ओजोन जाते हैं, ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। ये लेयर प्रेजेंट होती है कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। आपने क्लास 9 में पढ़ा था। स्ट्रेटोस्फीयर में ये एज अ लेयर प्रेजेंट होती है, जो हमको किससे बचाती है? जो हमको हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। लेकिन अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाए, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो डेडली पॉइजन होती है। अगर हम ओजोन को इनहेल कर लेते हैं तो ये एज अ पॉइजन काम करती है। ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और उसको ब्लॉक कर देती है, तो और जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो ये हमारे लिए डेडली पॉइजनस है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करती है एंड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन एंड प्रोटेक्टिंग द लिविंग बीइंग ऑफ अर्थ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, वीकन इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। अगर ये यूवी रेज एंटर कर जाए, अगर ओजोन लेयर ना हो और अगर ये यूवी रेज एंटर कर जाए तो होगा क्या? स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट हो सकता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो सकता है और प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। आपने सुना होगा ओजोन होल के बारे में, जो कि अंटार्कटिका के पास सबसे पहले 1985 में ऑब्जर्व किया गया था। अब ओजोन होल है क्या? ओजोन होल इज द थिनिंग ऑफ द लेयर ऑफ ओजोन। जब ओजोन लेयर थिन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको बोलते हैं डॉब्सन। डॉब्सन यूनिट में वो, I'll write it again, डॉब्सन यूनिट में, ओके, इसमें ये मेजर की जाती है। तो जो वही थिकनेस डॉब्सन यूनिट कम होने लगती है, इसका मतलब क्या है? दैट लीड्स टू ओजोन होल। ओजोन होल बनती कैसे? सॉरी, ओजोन लेयर बनती कैसे? ठीक है। O2 हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और लाइट के कारण, मतलब जो यूवी रेज है वो O2 मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इन फ्री ऑक्सीजन। ये एक फ्री ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन करता है और बना देता है ओजोन। ओके। और ये ओजोन एक लेयर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और हमको यूवी रेज से बचाता है। सोलर डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है, लेकिन ये बैलेंस बना रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ वी यूज CFC, it is a synthetic inert chemical, it is normally inert। कहाँ से रिलीज होता है? रेफ्रिजरेटर से, फायर एक्सटिंग्विशर से, and that binds with that CFC binds with O3 and cause depletion of ozone layer। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डिड एन एक्सीलेंट जॉब फॉर फॉरगिंग। एक अग्रीमेंट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद इस CFC के प्रोडक्शन को रोक दिया गया, बैन कर दिया गया। नाउअडेज वी यूज HCFC इन द रेफ्रिजरेटर, ACs एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब हम आते हैं गार्बेज डिस्पोजल पे। गार्बेज डिस्पोजल, आपने वेस्ट पढ़ा था हमने। दो तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो हाउ वी कैन मैनेज इट? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल like open dumping. We select an area and we dump it
and it cause pollution. Landfilling, शहर के बाहर आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, लो लिविंग एरिया, एंड देन देयर यू डंप द वेस्ट और फिर उसको क्रश कराते हैं बुलडोज़र से. कंपोस्टिंग, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एक पिट बनाकर कवर कर देते हैं सॉइल से, एंड देन आफ्टर सम टाइम दैट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर, वी यूज़ इट एज अ कंपोस्ट. रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको आप किसी प्रोसेस को लगाकर अगर आप किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं. जैसे प्लास्टिक को मेल्ट करा के आपने कुछ यूज़ कर लिया. अहमद खान बेंगलुरु में अहमद खान एक केस स्टडी है, तो उसमें उन्होंने वहाँ पे रोड बनाई है, प्लास्टिक रोड बनाई है, ठीक है, बिटुमिन और वो सारी चीज़ें यूज़ करके मिक्स करके प्लास्टिक के साथ. मेटल को भी आप रिसाइकिल करा सकते हैं, उसको मेल्ट करा के कोई और चीज़ में उसको मोल्ड कर सकते हैं. नाउ रीयूज़, वी कैन रीयूज़ मेनी ऑफ द थिंग लाइक्स पेपर and then plastic bottles, empty plastic bottles, so we can reuse it. So these are the types of these are the ways by which we can manage the solid waste. अब देख सकते हैं आप, ये ओपन डंपिंग होती है और लैंड फिलिंग है. आपको इस तरीके की अगर आप ट्रेन से जाएं तो आपको ये वाला एरिया तो ज़रूर दिख जाता है. वेस्ट की सॉर्टिंग, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने वेस्ट को की सॉर्टिंग नहीं कर पाए, मतलब आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमको वेस्ट को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे पहले ई वेस्ट, आपने वेस्ट में से ई वेस्ट अलग हटा दिया, कार्डबोर्ड अलग हटा दिया, पेपर अलग हटा दिया, मेटल अलग हटा दिया, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक वेस्ट और ग्लास. अगर इन सब को अलग अलग कलेक्ट कर लिया तो मैनेज करना ज़्यादा आसान हो सकता है. ठीक है, जैसे पेपर को आप रीयूज़ कर सकते हैं, आप मेटल को रीयूज़ कर सकते हैं, मेटल्स को अगर आप ये रीयूज़ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो रिसाइकिल कर सकते हैं. प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं. ठीक है, ग्लास को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना सीख लिया तो आप उसको मैनेज करना भी सीख लेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर of our environment. So we covered all the topics related to this chapter. Thank you so much everyone.